वेलकम टू ऑल नवीनदा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर जो कि स्किनर ने दी है और ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का नेक्स्ट टॉपिक है आपका। फर्स्ट हमने थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी कर ली है। आई होप आपको उन थ्योरीज में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसने कौन सी थ्योरी दी है और किस पर किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है कुछ भी। तो आज हम करेंगे स्किनर की थ्योरी और दोनों की जो थ्योरी है उन्हीं से थोड़ा सा रिलेट करके है ये थ्योरी और थोड़ी सी अलग भी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें थ्योरी स्किनर की, क्या दिया गया है स्किनर के द्वारा, किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है ये सब। तो आपकी जो थ्योरीज़ हैं जो भी आपके सिलेबस में दी गई है तो वहाँ पर जो थ्योरिस्ट के नाम नहीं दिए गए, जिसने थ्योरी दी है जैसे स्किनर है पावलोव है, वहाँ पर इनकी थ्योरी के नाम दिए हुए हैं। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि थ्योरी किसने दी है, ठीक है, नाम आपको पता होना चाहिए और सिनोनिम ज़रूर आपको पता होने चाहिए इनके। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होगा स्किनर की थ्योरी का। ये जो सिद्धांत है ये दिया था अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने, जिनका पूरा नाम है ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है, इनका कंप्लीट नाम है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं B.F. स्किनर। आपको B.F. स्किनर याद रखना है, काफ़ी है, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया था 1938 में और ये सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो ये जो थ्योरी है ये है थॉर्नडाइक के लॉज से रिलेट करके, जो थॉर्नडाइक ने लॉज बताए थे, 3 लॉज बताए थे। तो जो थॉर्नडाइक का लास्ट वाला था तीसरा लॉज, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम क्या है, उन्हीं से मिलता जुलता है ये। तो क्या बताया है थॉर्नडाइक ने और उसके रिलेट करके स्किनर ने क्या बताया है। थॉर्नडाइक की थ्योरी से प्रभावित होकर इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है, तो उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने ये थ्योरी दी है। ओके, तो इनके जो नाम है थॉर्नडाइक जो स्किनर की थ्योरीज हैं इनके कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जिसको कार्यात्मक प्रतिबंधता भी कहा जाता है, साधक अनुबंधन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्किनर के प्रयोगों के आधार पर व्यवहार इनके अकॉर्डिंग होता है 2 प्रकार का। फर्स्ट है हमारा रिस्पोंडेंट व्यवहार, जिसको कहते हैं हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, रिस्पोंडेंट बिहेवियर जिसको कहा जाता है। सेकंड है ऑपरेंट बिहेवियर, जिसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत का व्यवहार। ये आपसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि क्रिया प्रसूत का व्यवहार किसने दिया था, ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी, किस पर बेस्ड है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं क्योंकि ये हैं स्किनर के थ्योरी के सिनोनियम, ठीक है। और जो स्किनर के सिद्धांत हैं इनको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो सिनोनियम है क्या क्या है इनकी थ्योरीज के, फर्स्ट है RS सिद्धांत, सेकंड है RS कंडीशनल थ्योरीज, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर एंड 3RS थ्योरी। 3RS थ्योरी भी इस थ्योरीज के नाम से जानी जाती है, जिसने दिया है स्किनर ने, ठीक है। अब जो हमने लास्ट थ्योरीज पढ़ी थी उसमें क्या था कि स्टिमुलस पहले दिया जाता है और रिस्पॉन्स बाद में होता है, ठीक है। लेकिन स्किनर का ये कहना है कि स्टिमुलस बाद में होता है लेकिन जो रिस्पॉन्स है, जो रीइंफोर्समेंट जो दिया जाता है, जो रिस्पॉन्स है वो पहले हो जाता है लेकिन जो स्टिमुलस है वो बाद में दिया जाता है। वो कैसे, पिन के चुभने पर पैर का उठना अपने आप होता है, खाने को देखकर या फिर मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना अपने आप होता है। तो इनका कहना है कि जो रिस्पॉन्स है वो पहले ही हो जाता है और स्टिमुलस बाद में होता है, ठीक है। तो ये था इनकी थ्योरीज का इंट्रोडक्शन और कैसे कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो हम रियल भी देखेंगे जो हमने पावलोव की थ्योरी में देखा था। तो आगे इस वीडियो के साथ ऐसे बने रहिए अपनी थ्योरीज को अच्छे से पक्का करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं, डेफिनेशन किसने इसकी दे रखी हैं। B.F. स्किनर के अनुसार, B.F. स्किनर जो है वो क्या कहते हैं इसके, ठीक है। तो प्राणियों में 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं, अनुक्रिया और सक्रियता, मतलब रिस्पॉन्स और ऑपरेंट जो व्यवहार बिहेवियर होता है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अनुक्रिया का संबंध होता है उद्दीपन से, जो स्टिमुलस होता है, जो क्रिया होती, जो रिस्पॉन्स होता है उसका संबंध होता है सीधा स्टिमुलस से। और सक्रियता किसी ज्ञान उद्दीपन से नहीं जुड़ी होती बल्कि ये संतर्त होती है, फ्री होती है, फ्रीडम होती है। स्किनर का मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टिमुलस के बाद ही रिस्पॉन्स हो। इनका मानना है कि स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स जुड़ा हुआ नहीं होता बल्कि स्टिमुलस अलग होता है और रिस्पॉन्स अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टिमुलस देकर ही रिस्पॉन्स कराएं, बिना स्टिमुलस के भी रिस्पॉन्स किया जा सकता है। ये है स्किनर का मानना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है MLBK के अनुसार। इनका मानना है सक्रिय अनुबंधन एक
अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुक्रिया सतत मतलब कॉन्टिन्यूस या फिर संभावित होती है। उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है। इनका मानना ये है कि जो अनुबंधन होता है, जो सक्रिय बंधन होता है, ये होता है कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस में हम किसी भी काम को करते हैं, किसी बिहेवियर को, किसी भी क्रिया को अगर हम लगातार करते जाते हैं तो उसकी जो काम करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और हमारे बिहेवियर में चेंज होती है। ठीक है, तो स्किनर ने 2 जीवों पर अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया है। किस किस पर किया है? एक तो किया था सफ़ेद चूहे पर, दूसरा किया था कबूतर पर। ठीक है, तो 2 एक्सपेरिमेंट आपको याद करने हैं स्किनर के, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो एक्सपेरिमेंट इनके बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमने पढ़ने हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है या फिर हमारे बीएड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 2 ही एक्सपेरिमेंट, एक तो चूहे पर और एक है कबूतर पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चूहे पर क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कबूतर पर क्या एक्सपेरिमेंट किया था, फिर रियल में हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे हुए थे। ठीक है, तो चूहे पर किस तरह का प्रयोग किया गया था स्किनर के द्वारा? स्किनर ने पहले क्या किया, चूहे को भूखा रखा। जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं अब तक, पेवलोव ने, थोर्नडाइक ने और स्किनर ने, सब ने पहले तो इनको भूखा रखा है, या फिर थोर्नडाइक की बिल्ली हो, पेवलोव का कुत्ता हो, स्किनर का चूहा हो, सबको पहले भूखा रखा गया। ठीक है, तो क्या है, स्किनर ने पहले तो चूहे को भूखा रखा कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसने एक बॉक्स में उसको डाल दिया, छोटा सा बॉक्स था। वो जो स्किनर है वो ये देखना चाहता था कि जो चूहा है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। उसने एक लीफ लगा दी थी, एक बटन लगा दिया था जिस पर अगर पैर पड़ता है चूहे का तो चूहे को मिलता है खाना। यहाँ पर दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर नहीं आएगा, सिर्फ अंदर ही रहना है, और जो जो भी उसको क्रिया करनी है सब अंदर ही होगी, और जो भी स्किनर उसको देना चाहता है सब कुछ क्रिया जो भी है वो बॉक्स के अंदर ही होगी। ठीक है, तो एक लीफ थी, एक बटन था जिस पर चूहे का पैर गिरेगा तो उसको खाना मिलेगा, एक दाना मिलेगा जो उसको रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो चूहे ने क्या किया, घूमता रहा पिंजरे के उसके बॉक्स के अंदर, तो उसका अचानक से पैर पड़ गया बटन के ऊपर, और बटन पर पैर पड़ते ही उसको एक खाना मिल गया, जो भी एक गोली, जिसको भी कुछ भी लगा लीजिए, खाना लगा लीजिए, उसको एक खाना मिल गया। तो चूहे ने खाना खा लिया, तो क्या चूहा भूखा था, उसने दोबारा प्रयास किया और वहीं पर प्रयास करता रहा जहाँ पर उसका पैर पड़ा था बटन पर, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं कुछ ना क्रिया तो हो रही है। तो उसने क्या किया, दोबारा से वही क्रिया की, दोबारा से उसका पैर पड़ा बटन पर और फिर से उसको एक खाने की गोली मिल गई। ठीक है, इस तरह से उसकी जो क्रिया है वो लगातार चलती रही, और एटलीस्ट चूहे को ये पता चला कि कहाँ से जो खाना है मुझे मिल रहा है, कौन सा वो बटन है जिस पर प्रेस होने पर मुझे खाना मिल रहा है। तो चूहे ने क्या किया, उसको जो अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ से मुझे खाना मिल रहा है, तो चूहे ने डायरेक्ट बटन पर पैर रखा और उसको खाना मिलता रहा, और खाना खाने के बाद चूहा क्या है, उसकी जो भूख है वो शांत हो गई। फिर स्किनर ने दोबारा चूहे को अंदर डाला, तो चूहे को पता था कि ये वो बॉक्स है जहाँ पर मुझे रखा गया था पहले। तो जैसे ही चूहे को अंदर डाला जाता तो चूहा प्रतिक्रिया करता, बटन पर अपना पैर डालता और खाना खा लेता और वहीं पर सो जाता। ठीक है, तो ये था स्किनर का एक्सपेरिमेंट चूहे पर। और स्किनर क्या बताना चाहता था कि मैं ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूँ। अगर खाना जो चूहे को दिया गया था, खाना एक गोली के रूप में, खाने के रूप में, जहाँ पर बटन पर पैर रखा जाता था चूहे का, तो वो जो गोली थी चूहे के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करती थी, एक प्रेरणा का काम करती थी, एक मोटिवेशन का काम करती थी। स्किनर ये बताना चाहता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। अगर हम कोई काम करते हैं और उसके साथ साथ हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो हम उस काम को करते चले जाते हैं। अगर रीइंफोर्समेंट ही नहीं मिलेगा, हम उस काम को वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, उस काम को वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था चूहे पर एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है कबूतर पर। तो स्किनर ने जैसे चूहे को भूखा रखा था, बॉक्स में डाला, उसी तरह कबूतर को भी कुछ दिनों के लिए स्किनर ने भूखा रखा था। ठीक है, तो क्या किया स्किनर ने भी कुछ दिनों के लिए चूहे को भूखा रखा, बॉक्स में डाल दिया उसको। और क्या करना चाहता था स्किनर ने कबूतर के लिए भी इसी तरह से अरेंजमेंट की थी कि एक फिक्स एक जगह थी जहाँ पर कबूतर अगर चोंच मारेगा तो उसको दाना मिलेगा। लेफ़्ट एंड राइट साइड इस तरह से बना दिया गया था, और जब कबूतर एक जगह पर, दाहिनी जगह पर जब अपनी चोंच मारता था तो एक बल्ब जलता था, एक लाइट ऑन होती थी, और इसी तरह से जब लाइट ऑन होती थी तो उसको खाना मिल जाता था।
लेकिन अगर कबूतर बाईं तरफ अपनी चोंच मारता था तो उसको खाना नहीं मिलता था। तो ऐसे करते 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 कबूतर को ये पता चला कि जब मैं दाहिनी तरफ चोंच मारता हूँ तो लाइट ऑन होती है और मुझे दाना मिलता है, जब मैं बाईं तरफ चोंच मारता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, ना तो लाइट ऑन होती है और ना ही मुझे खाना मिलता है। तो कबूतर ने क्या किया, उसको जब उसने चोंच मारी दाहिनी तरफ, तो क्या हुआ, उसको खाना मिला, लाइट ऑन हुई, उसको पता था यहाँ से ही मुझे खाना मिल रहा है। तो दाने के रूप में कबूतर को रीइंफोर्समेंट मिली। जब मोटिवेशन मिला कबूतर को तो उसने दोबारा से वही क्रिया की और करते करते कबूतर को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ऐसे मुझे खाना मिल रहा है और यहाँ से मुझे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये थे एक्सपेरिमेंट स्किनर के जो उन्होंने चूहे पर किए हैं। तो अभी देखते हैं रियल में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुए थे। ये है चूहे पर एक्सपेरिमेंट, जब चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। चूहे ने एक बटन पर अपना पैर डाला तो क्या लाइट ऑन हुई। इस तरह से देखिए चूहे ने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि यहाँ पर पैर रखने पर ये एक बटन है जहाँ से मुझे खाना मिल रहा है। ऐसे खाना चूहे ने खा लिया, कहीं और प्रयास नहीं किए। बाद में जब चूहा एक्सपर्ट हो गया, इस तरह से बटन पर पैर प्रेस किया, लाइट ऑन हुई और चूहे को खाना मिला। ये देखिए इस तरह से प्रेस किया चूहे ने, खाना उसको मिल गया और खाने के तौर पर उसको मिला रीइंफोर्समेंट मिलने के बाद चूहे ने प्रतिक्रिया जो है करनी स्टार्ट कर दी, उसको एक मोटिवेशन मिला। और स्किनर का यही मानना है कि जब हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है किसी की तरफ से, शाबाशी जब हमें मिलती है तो हम उस काम को करते जाते हैं। अगर यहाँ पर पैर रखता और उसको खाना नहीं मिलता तो व्यर्थ में चूहा कैसे अपने जो भी उसका कार्य है, जो भी उसकी क्रिया है वो आगे नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कुछ भी करने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो अपनी जो प्रतिक्रिया है चूहा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट के रूप में चूहे को क्या मिल रहा था, खाना मिल रहा था। अगर खाना ही नहीं मिलता तो चूहा अपनी प्रतिक्रिया को वहीं पर छोड़ देता। ठीक, तो ये था स्किनर का एक्सपेरिमेंट सेकंड, जो उसने पिजन पर किया था, कबूतर पर किया था। ठीक है, जब कबूतर इस तरह से चोंच मारता था दाहिने तरफ तो उसको रीइंफोर्समेंट के रूप में खाना मिल जाता था, दाने मिल जाते थे। और जब उसको दाना मिलता था तो क्या है, उसको मोटिवेशन मिलती थी और दोबारा से वो वही प्रतिक्रिया करता था जो वो बार बार कर रहा है। ठीक है, तो स्किनर के आधार पर जो रीइंफोर्समेंट होता है वो दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब हम किसी भी काम को कराने के लिए बार बार उस काम को रिपीट कराने के लिए जब जो भी कुछ दिया जाता है, जो मोटिवेशन दिया जाता है, उसको हम कहेंगे पुनर्बलन या फिर रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये वांछित व्यवहार को घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। ये होता है दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या आएगा, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत पुरस्कार, प्रशंसा, भोजन आदि को लिया जाता है जिसकी प्राप्ति होने पर अधिगमकर्ता अधिक अनुक्रिया करता है। पॉजिटिव क्या होगा, जब हम किसी भी काम को कराने के लिए बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे, कुछ भी रीइंफोर्समेंट के रूप में हम कुछ भी दे सकते हैं, उसको रिवार्ड दे सकते हैं, गुड, वेरी गुड, इस तरह के वर्ड्स उसको दे सकते हैं। या फिर किसी स्टूडेंट्स को हम बोल सकते हैं अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, या फिर हम कुछ भी उसके लिए गिफ्ट रख सकते हैं। तो क्या है, बच्चा उस काम को करेगा क्योंकि उसको पता है अगर मैंने ये काम किया तो उसको क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट, और वो उस काम को ज़रूर करेगा। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा, पुनर्बलन में दंड देना, निंदा करना, भय, अपमान, उपेक्षा जैसे कार्य लिए जाते हैं जिसके प्रयोग से अधिगमकर्ता अनुक्रिया को त्याग देता है। अब कोई बच्चा है जो गाली गलौज करता है, अब उसकी गाली गलौज कराने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, मतलब उसको दंड देंगे। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसको हम नेगेटिव में रखते हैं। ठीक है, किसी भी व्यवहार को ड्रॉप कराने के लिए, किसी भी व्यवहार को छुटवाने के लिए जब रीइंफोर्समेंट को हटा दिया जाता है तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल और मैं आपको दे देती हूँ, बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से है। आप यूज़ करते हो पेटीएम का, अगर पेटीएम पर आपको कैशबैक मिलता रहेगा तो आपके लिए होगा वो पॉजिटिव। अगर पेटीएम आपको कैशबैक देना बंद कर देगा तो आप क्या करोगे, पेटीएम का यूज़ करना बंद कर दोगे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट के रूप में कौन काम करता है, आपका कैशबैक काम करता है। आपको कैशबैक मिलता रहेगा तो आप उस काम को निरंतर करते रहोगे, पेटीएम का यूज़ करते रहोगे। जब भी अगर पेटीएम ने कैशबैक देना बंद कर दिया, आप पेटीएम का यूज़ करना ही बंद कर दोगे, वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आप कोई दूसरी ऐप यूज़ करोगे, जैसे
फ़ोन पे है या फिर गूगल पे है, वहाँ पर अगर आपको कैशबैक मिलेगा तो आप पेटीएम को छोड़कर दूसरी ऐप का यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको रीइंफोर्समेंट के तौर पर आपको कैशबैक मिलेगा। और जहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा या फिर जहाँ से आपको पुनर्बलन मिलेगा, वहीं पर आप ज़्यादा काम करोगे। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पुनर्बलन की योजना क्या होती है, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये होता है दो तरह का, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस जो हम लगातार देते हैं, दूसरा होता है आंशिक जो कभी कभी दिया जाता है, ठीक है। अब लगातार जो रीइंफोर्समेंट बच्चे को दिया जाता है और जो कभी कभी रीइंफोर्समेंट बच्चे को दिया जाता है, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है ये देखेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में आएगा जब कोई बच्चा है क्लास में लगातार अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, तो हम उसको बार बार बोलेंगे कि आपको ये रीइंफोर्समेंट के रूप में चॉकलेट दी जाएगी, पेन दिया जाएगा, तो बच्चा क्या काम करता चला जाएगा। स्टार्टिंग में तो ठीक है, बच्चा क्या है प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उसके पास रीइंफोर्समेंट के रूप में इतना सब कुछ जमा हो जाएगा, वो एक टाइम पर आकर वो क्रिया करना बंद कर देगा। हम उसको ये कहेंगे कि तुम ये काम करो, तुम टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तो आपको चॉकलेट दे दी जाएगी या पेन दे दिया जाएगा। सपोज कर लीजिए क्लास में बोल दे उसको पेन दे दिया जाएगा, तो बच्चा ये कहेगा पेन तो मेरे पास ही बहुत है, मेरे से ले लो, मैं नहीं कर रहा ये काम। तो क्या होगा, जो रीइंफोर्समेंट बच्चे को लगातार दिया जा रहा है, तो बच्चे की जो वैल्यू है, जो रीइंफोर्समेंट की वैल्यू है, जो पुनर्बलन बच्चे को दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी और बच्चे के पास पुनर्बलन जो जोड़ दिया गया था बच्चे के साथ काम कराने के लिए, वो पुनर्बलन एक टाइम पर काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब सचिन को ले लीजिए, जो सचिन क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और उनको अवार्ड मिलते रहते हैं। तो क्या है, वो अपने अवार्ड को, उन्होंने इतने अवार्ड ले लिए हैं, उनको बोला गया कि आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, आप आ जाइए। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड है, मैं नहीं आ रहा। तो क्या है, जब तक बच्चे को लगातार हम रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे, रिवॉर्ड देते रहेंगे, तो एक टाइम पर रिवॉर्ड की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक तरफ से जो रिवॉर्ड दिया जाता है लगातार, ये कम वैल्यूएबल माना जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं आंशिक, जो कि कभी कभी दिया जाता है, ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है, क्योंकि जब बच्चे को पता है कि मैं अगर ये काम करूँगा मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, मुझे इनाम मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो बच्चा उस काम को करेगा। अब ये है कि कभी कभी उसको दिया जाता है, तो बच्चा ये सोचेगा कि मैं कौन सा काम अच्छे से करूँ जिस काम के लिए मुझे रिवॉर्ड मिले। उसने एक दो बार अच्छा सा काम किया और वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं, अब मुझे नहीं मिला तो मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम करते करते बीच में हमने फिर से उसको रिवार्ड दे दिया, उसको रीइंफोर्समेंट मिला उस चीज़ से, तो क्या बच्चा उससे प्रेरित होगा और उस काम को हमेशा कंटिन्यूस करता रहेगा। तो जो रीइंफोर्समेंट होता है, जो लगातार दिया जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये वैल्यू को ख़त्म कर देता है, काम की वैल्यू को, रीइंफोर्समेंट को ख़त्म कर देता है। लेकिन जो कभी कभी रीइंफोर्समेंट दिया जाता है बच्चे से काम कराने के लिए, ये काफ़ी बेस्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हाँ, ये देखिए, जब बच्चे को कभी कभी रिवॉर्ड दिया जाता है या रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन होता है दो तरह का, ठीक है। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक कौन सा अभिप्रेरणा होती है, कौन सा मोटिवेशन होता है, जब बच्चा स्वयं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, स्वयं की इच्छा जब बच्चे की होती है कुछ करने के लिए, जब बच्चा खुद पढ़ना चाहता है या किसी काम को करना चाहता है, तो वो होती है इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। उसको आंतरिक अभिप्रेरणा मिली है, ठीक है। जैसे इच्छा, संतुष्टि, नाम प्रतिष्ठा, अपनी नाम प्रतिष्ठा या फिर किसी पद पर जाने के लिए बच्चा खुद मेहनत करता है, तो उसको कहा जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। दूसरी होती है बाह्य। बाह्य कौन सी होती है, जब पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या फिर किसी फ्रेंड्स के द्वारा ये कहा जाए कि तुमने ये काम करना है और उसको काम करने के लिए बाध्य किया जाए, वो होती है बाह्य मोटिवेशन, ठीक है। मतलब जो बाहरी जो अभिप्रेरणा बच्चे को मिलती है, उसको कहा जाता है
बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, जब बच्चा दूसरे के कहने पर किसी काम को करता है, जैसे माता पिता के कहने पर कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आना, काफ़ी स्टूडेंट्स पर बर्डन होता है कि तुम्हें अब की बार क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आने। एक बच्चा खुद मेहनत करे और एक बच्चा दूसरों के कहने पर मेहनत करे तो दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो बच्चा खुद मेहनत करेगा वो आएगा आंतरिक अभिप्रेरणा में, इंटरनल मोटिवेशन में बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा मिल रही है, खुद बच्चा करना चाह रहा है उस काम को। दूसरा होगा बाह्य, जिसमें बच्चा दूसरों से प्रेरित हो रहा है, दूसरे उसको बोल रहे हैं जब बच्चा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस क्रियानुबंधन के सिद्धांत के तत्व या फिर इसके नियम क्या क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा आकृतिकरण, शेपिंग, जिसको कहा जाएगा किस शेप में बच्चे को ढालना है, क्या काम बच्चे से कराना है, ये सब। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन में उसके व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने के लिए कुछ चयनित पुनर्बलों का उपयोग करना चाहिए। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि जब मनुष्य के व्यवहार में उसकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कराया जाए, उसके लिए हम कुछ सिलेक्टेड रिइंफोर्समेंट बच्चे को देते हैं या फिर हम खुद को देते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए, चलो आज आपकी सिगरेट छुड़वा देते हैं या फिर आप जो चाय पीते हो उसको छुड़वा देते हैं। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया, आपने एक दिन में 10 सिगरेट पीते हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए आप एक दिन में 10 सिगरेट पीते हो या फिर आप चाय पीते हो, दोनों को साथ साथ लेकर चल रही हूँ। बॉयज़ पीते हैं सिगरेट, लड़कियाँ पीती हैं चाय। ठीक है, दोनों 10-10 एक दिन में 10 सिगरेट पी जाते हैं लड़के, और जो लड़कियाँ होती हैं वो 10 कप चाय पी जाती हैं। अब आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो और चाय छोड़ना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप खुद ये सोचोगे कि नहीं, ये तो हानिकारक, हमारे लिए थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या करोगे? आप इस चीज़ को छोड़ने के लिए कम करते चले जाओगे चीज़ को, एकदम से तो कम होगी नहीं। आप ये सोचो कि एकदम से ज़ीरो हो जाए, सिगरेट भी और चाय भी हम बिल्कुल ही बंद कर दे पीना, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले तो 10 से आप आओगे 9 पर। ठीक है, आपने जो 10 सिगरेट आप पीते हो, आप पहले छोड़ोगे 1 सिगरेट, फिर आप आओगे 9 पर कि मैं अब से 10 नहीं 9 सिगरेट पीऊँगा एक दिन में। ठीक है, या फिर 10 से 9 कप मैं चाय पीऊँगी एक दिन में। ठीक है, तो आपने काफ़ी दिन तक स्ट्रगल किया 9 सिगरेट पीने का, 9 चाय पीने का, तो बहुत टाइम के बाद आप स्टेबल हुए हो 9 पे। ठीक है, 9 सिगरेट पे या चाय पे, तो आपने खुद को रिइंफोर्समेंट दिया खुद को कि भाई देखो, मैं 10 पे था, मैं 9 पे आ गया हूँ। ठीक है, अब 9 पर आने के बाद आपने क्या किया? आप 9 पर आप स्टेबल हो चुके हो कि अब मैं एक दिन में 9 सिगरेट पीता हूँ या फिर 9 चाय पीती हूँ। ठीक है, अब आपको कम करना है और भी। अब आप आ गए 8 पर। 8 पर आने के बाद आपको क्या करना है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन लगे 9 से 8 पर आने के लिए, आपको 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ आप छोड़ रहे हो, नेगेटिव आदत है, वो बुरी आदत है, उसको आप छोड़ना चाहते हो। ठीक है, तो 8 पर आप आ गए और 8 पर आप हो गए स्टेबल। तो 8 पर आने के बाद आपने खुद को रिवार्ड दिया, खुद को रिइंफोर्समेंट आपको मिली कि ठीक है, देखो मैं 10 पे था, अब मैं 8 पे आ गया हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते करते आपको थोड़ा सा टाइम लगा। एक टाइम ऐसा आया कि आपने सिगरेट छोड़ दी, आपने चाय छोड़ दी। ठीक है, तो आप एक इच्छा के मतलब जो आपका जो व्यवहार है और उस अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको छोड़ना चाहते हो या फिर उसमें चेंज करना चाहते हो, तो उसको उसके आधार पर आपने खुद को क्या किया? पुनर्बलन कर लिया। तो सिलेक्ट क्या है आपका व्यवहार जो आपने सिलेक्ट किया है किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, खुद को रिइंफोर्समेंट जब हम देते हैं तो उसको कहा जाता है आकृतिकरण, क्योंकि आपने एक शेप में ढाल लिया, एक हैबिट आपने बना ली कि मैंने ये काम करना है। और जब आप रिवॉर्ड देते चले जाओगे, रिइंफोर्समेंट खुद को देते चले जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप उस काम को सक्सेसफुली कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आएगा अनुक्रिया का सामान्यीकरण। ठीक है, जब भी अनुक्रिया दोहराई जाती है तो उसमें समान प्रकार के ही कार्य किए जाते हैं। एक उद्दीपक के प्रति प्राय समान प्रकार की ही क्रिया की जाती है। इसमें क्या क्या आएगा? जब स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट, तो जो चूहे पर और कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे स्किनर के द्वारा, तो क्या हुआ था उसमें? जब चूहे ने पैर रखा था बटन पर तो उसको खाना मिल रहा था, कबूतर ने जब चोंच मारी तो उसको खाना मिला, तो उसमें क्या हुआ? सामान्यीकरण हुआ।
तो जब हम एक काम को करते चले जाते हैं लगातार तो उसमें सामान्यीकरण होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है श्रृंखलाबद्धता, मतलब चेनिंग। अनुक्रिया के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो चेन में होने चाहिए। स्किनर के प्रयोग में चूहा लीवर को दबाता है तभी खाना मिलता है, और उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास परस्पर श्रृंखलाबद्ध हैं। मतलब एक काम को लगातार जब हम करते चले जाते हैं तो एक चेन बनती चली जाती है, ठीक है। तो उस चेन में जब हम काम करते हैं तो हमारे जो हैबिट है या फिर जो हम काम को करना चाहते हैं वो पक्का हो जाता है, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, हमारे शैक्षिक उपयोगिता क्या होगी एजुकेशन में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा यह सिद्धांत, इस सिद्धांत से बच्चों को पढ़ाने या आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत स्वयं सीखने पर बल देता है, क्योंकि कोई काम हम खुद करते हैं तो क्या होगा, हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है यह सिद्धांत सरल से कठिन के सिद्धांत पर काम करता है। कुछ काम पहले तो आसान होते हैं लेकिन हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इस विधि द्वारा आदतों का निर्माण, नए शब्दों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण इसमें प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद है यह सिद्धांत चाइल्डहुड स्टेज पर काम करता है। जो पहले हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी, थोरनडाइक की और पैवलव की, वो काम करती है इन्फेंसी स्टेज पर, और जो स्किनर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट करके जो अपना सिद्धांत दिया है ये काम करता है चाइल्डहुड स्टेज पर, ठीक है। छात्रों को परिणाम की जानकारी देना अभिप्रेरक का कार्य करता है। बच्चों को पता होता है कि हमें जो हमने जो काम किया है उसके बदले क्या हमें रिवॉर्ड मिलेगा, इन्फोर्समेंट मिलेगी, ठीक है। तो क्या क्या होगा, बच्चे क्या मोटिवेट होंगे और अपने काम को लगातार करते चले जाएंगे, ठीक है। सामाजिक कार्य पर ये ज़्यादा काम करता है, और छात्रों में विद्यालय और विषय के प्रति भय को भी ये दूर करता है, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल में रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा, बच्चों को पता है कि मैंने जब काम कर लिया है उसके बाद टीचर्स के द्वारा मुझे चॉकलेट दी जाएगी या फिर पेन मुझे दिया जाएगा, कुछ भी रीइंफोर्समेंट के तौर पर हम लगा लीजिए बच्चों को स्टार देते हैं, तो बच्चों के मन में जो एक डर है, एक भय है स्कूल में जाने के बाद, एक टीचर्स का जो डर रहता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्क्लूज़न आप थ्योरीज के जो भी कॉन्क्लूज़न निकलता है थ्योरी का वो आप लास्ट में लिख सकते हो, अपने वर्ड में आप लिख सकते हो, और जो भी आपने थ्योरी से समझा है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर कम लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी थ्योरी स्किनर की, जो भी एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किए हैं, पिजन पर किए हैं और रैट पर किए हैं, और उससे क्या क्या बेनिफिट होता है लाइफ में, और जो इंसान है वो कैसे सीखता है, ये सब स्किनर ने बताया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी स्किनर ने बताया, जो भी आज हमने थ्योरी में कवर किया है उसका रिवीजन कीजिए अच्छे से और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।